x हो गया, पहला वेरिएबल यहां मिल गया x और दूसरा वेरिएबल यहां मिल गया y, दूसरा वेरिएबल यहां मिल गया y। तो टोटल हमारे पास कितने वेरिएबल हो गए? 2। कितने वेरिएबल हो गए? 2। मतलब यदि हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात करेंगे तो बार बार जो हमारे पास जनरल इक्वेशन इस्तेमाल होगा वो ये वाला होगा, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स 0। और इसी को हम क्या बोलेंगे? जय हिंद बच्चों, प्रिंस वन क्लासेस में आप सब लोग का स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सब लोग अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। हम लोग मैथ का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कवर अप कर लिए थे। आज हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर 3 वन ऑफ द इजी एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये एक ऐसा चैप्टर है कि यदि आप एक बार समझ लेते हैं ना तो इसके जो भी सवाल आएंगे आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ये जो चैप्टर 3 है, इस चैप्टर 3 का नाम हमारा क्या है? चैप्टर 3 का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ध्यान से देखिए जरा बोर्ड पे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये हमारा चैप्टर है। इस सेशन में मेनली हम क्या करेंगे? इस सेशन में इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ध्यान रखो बच्चों, किसी भी चैप्टर का सबसे मोस्ट कोई वीडियो कोई मोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होता है तो होता है इंट्रोडक्शन क्लास, क्योंकि इस क्लास में हम इस चैप्टर की सारी कंक्लूजन बातें बता देंगे। इसके बाद हम चैप्टर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सब लोग ध्यान से और अच्छे से सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन को समझिए, ठीक है। उसके बाद हम आगे इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और एग्जाम्पल के क्वेश्चन जैसे हम करते आए हैं चैप्टर 1 चैप्टर 2 में, वैसे ही इसका भी करेंगे, ठीक है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, जरा ध्यान से देखिएगा। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्या नाम है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो सबसे पहले हम इसमें ये समझेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हम ये समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है। इसके बाद हम ये समझेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जो हमारा चैप्टर का नाम है इसको हम समझेंगे। इसको समझना बहुत जरूरी है। जो चैप्टर का नाम है उसको सबसे पहले यदि हम समझ जाते हैं तो बड़ी आसानी से सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद मेथड ऑफ सॉल्विंग और कंडीशन ऑफ सॉल्युबिलिटी, उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम्स देखा जाएगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये आखिर होता क्या है। देखिए अभी हम चैप्टर 2 में पढ़ के आए हैं कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक होता है और क्या होता है? क्यूबिक होता है। ये बात हम जानते हैं क्या, यदि लीनियर होगा तो इसका डिग्री कितना होगा? यदि लीनियर होगा तो इसकी डिग्री 1, क्वाड्रेटिक होगा तो डिग्री 2 और क्यूबिक होगा तो डिग्री 3, ठीक है। अच्छा, यदि लीनियर है तो इसका जनरल इक्वेशन क्या होता है? ax प्लस बी। ये बात तो हमको मालूम ही है, अभी हम चैप्टर 2 में पढ़ के आए हैं। क्वाड्रेटिक है तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और क्यूबिक है तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल्स 0। ये दिखाई दे रहा है। तो यदि हम अपने इस चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो चैप्टर 3 क्या कह रहा है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ध्यान से देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना, इन 2 वेरिएबल। अब देखिए यहां पे शब्द आया है लीनियर इक्वेशन। इसका मतलब इस चैप्टर में नहीं हमको क्वाड्रेटिक के बारे में चर्चा करना है, नहीं हमको क्यूबिक के बारे में चर्चा करना है, हमको केवल किसके बारे में चर्चा करना है? लीनियर के बारे में, मतलब ax प्लस बी के बारे में चर्चा करना है, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात यहीं पे आप जरा ध्यान से देखिए और सोच के बताइए, ये जो हम लोग पढ़े हैं इसमें वेरिएबल कितना है? इसमें वेरिएबल कितना है? तो इसमें मात्र एक वेरिएबल हो x। एक वेरिएबल कितना है? x। जबकि हमको जो इस चैप्टर पढ़ना है इसमें कितने वेरिएबल चाहिए? 2 वेरिएबल। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका यहाँ जो जनरल इक्वेशन इस्तेमाल हुआ है ना, यही जनरल इक्वेशन यहाँ नहीं आएगा, थोड़ा सा अंतर होके आएगा, ठीक है। तो हम यही समझेंगे कि क्या अंतर होके आएगा, ठीक। चलिए जरा ध्यान से देखिए, यदि हम बात करें सबसे पहले समझते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। देखिए 1 वेरिएबल अभी आपको क्या समझाए हैं कि
ax प्लस बी इक्वल्स 0 है, इसका मतलब कितना वेरिएबल है इसके पास? मात्र वन वेरिएबल है। ठीक है, तो ये तो हम जानते हैं, ये चैप्टर 2 में पढ़े हैं। ठीक है, लेकिन हमको जो इस चैप्टर में पढ़ना है ना, वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ना है। ध्यान से देखिए, हमको क्या पढ़ना है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब हमारे पास मिनिमम 2 वेरिएबल होने चाहिए। तो जरा ध्यान से देखिए, 2 वेरिएबल कैसे आएगा? यदि हम ax प्लस बी इक्वल्स 0 लिखते हैं तो ये हमारा क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब ध्यान से देखिए, हम इस चैप्टर का इतना बड़ा नाम है ना कि हम बार बार बड़ा नाम लेंगे तो ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, आप समझिएगा। L फॉर लीनियर, E फॉर इक्वेशन, 1 फॉर 1 और V फॉर वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अभी ये जो हम इक्वेशन लिखे हैं ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लेकिन हमको जो इसमें पढ़ना है वो क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका मतलब ये कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स 0। अब ध्यान से देखिए, जब आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि एक वेरिएबल x हो गया, पहला वेरिएबल यहां मिल गया x और दूसरा वेरिएबल यहां मिल गया y, दूसरा वेरिएबल यहां मिल गया y। तो टोटल हमारे पास कितने वेरिएबल हो गए? 2। कितने वेरिएबल हो गए? 2। मतलब यदि हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करेंगे तो बार बार जो हमारे पास जनरल इक्वेशन इस्तेमाल होगा वो ये वाला होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स 0। और इसी को हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि जो हम चैप्टर 2 में पढ़े वो यहाँ पे जनरल इक्वेशन इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ जो जनरल इक्वेशन इस्तेमाल हो रहा है वो हो रहा है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। लेकिन एक बात और, हमारे पूरा चैप्टर का नाम क्या है भाई? देखिए, हमारे पूरे चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। पेयर का मतलब क्या? जोड़ा। जैसे आप लोग दुकान पे अपना जूता खरीदने जाते हैं स्कूल का, तो क्या पेयर में देता है कि अकेले देता है? भाई पेयर में देता है। जहां भी पेयर आएगा मतलब दो जूता हो जाएगा, है ना? तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे यदि हम नॉर्मली बात करें, ध्यान से देखिए, यदि हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करें तो ये तो हम जान गए कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स 0 होगा, नो डाउट। लेकिन सवाल में कह रहा है आप केवल ये नहीं, इसकी पेयर की चर्चा करिए, मतलब मिनिमम 2 इक्वेशन चाहिए। ठीक है, तो यदि ये पहला है तो दूसरा भी हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखेंगे तो भी हम नॉर्मली ऐसे ही ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स 0 लिख देते हैं। कोई दिक्कत? जरा ध्यान से देखिए, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, मतलब फर्स्ट लाइन, और ये हमारे पास सेकेंड लाइन हो गई। ये लाइन L1 हो गया, ये लाइन L2 हो गया। लेकिन यहाँ जनरल इक्वेशन दोनों का सेम दिख रहा है। अब इसको अलग करने के लिए हम क्या करते हैं? जरा ध्यान से देखिए, बड़ा आसान है। क्या? ये लाइन L1 है ना, तो इसको A1 B1 C1 कर देते हैं। तो लाइन L1 का इक्वेशन क्या हो गया? A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही ये लाइन नंबर 2 है, तो लाइन नंबर 2 है तो यहाँ 2 कर दीजिए, A2 B2 C2। तो देखिए बड़ी आसानी से हमको 2 पेयर मिल गया लाइन का। कोई दिक्कत? तो कुल मिला जुला के अभी तक हम क्या सीखें? यदि हम आपको कंक्लूजन दें, जरा कंक्लूजन देखिए इसका। यदि हम इसकी कंक्लूजन बताएं तो हम लोग क्या सीख लिए कि हमारे पास 2 लाइन A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 लाइन नंबर 1, और ऐसे ही A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 लाइन नंबर 2 होगा। तो ये हो गया लाइन नंबर 1 और ये क्या हो गया? लाइन नंबर 2। आपको ये जनरल इक्वेशन याद होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये याद होगा तो बड़ी आसानी से हम सब कुछ कर लेंगे, ठीक है? अब जरा ध्यान से देखिए, अब इस लाइन को हम सॉल्व कैसे करें? भाई हमको एक्स वाई की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? एक्स वाई की। तो अब इस लाइन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। कितने मेथड हैं? 2। चलिए हम आपको दोनों मेथड बता देते हैं, जरा ध्यान से देखिए। सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल।
LE2B का मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, ध्यान से देखिए, हमारे सिलेबस में जो है ना, इसको सॉल्व करने के दो तरीका दिया हुआ है। कितना तरीका दिया है? दो। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे पहला जो तरीका है वो है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, ठीक है, मतलब सबसे पहला मेथड क्या है कि हम ग्राफ बना के सॉल्व करेंगे। और दूसरा मेथड है हमारे पास अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड, जरा ध्यान से देखिए, हमको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व करने के दो तरीके हैं हमारे पास। पहला ग्राफिकल, दूसरा अलजेब्रिक। ठीक है, यदि हम बात करें सबसे पहले अलजेब्रिक में, बता दें हमारे पास अब कौन कौन से मेथड हैं। तो ध्यान से देखिए, अब अलजेब्रिक में हमारे पास तीन मेथड है। सबसे पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा हमारे पास है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, ये तीन मेथड हैं। ठीक, अच्छा, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि इन तीनों में से आपको केवल दो ही पढ़ना है, तीसरा डिलीटेड है। भाई जब डिलीटेड का नाम आता है तो बच्चे ऐसे ही सुख कह रहे हैं, खुश हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? खुश। और आपको मालूम है कौन सा मेथड डिलीटेड है? वही मेथड डिलीटेड है जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमको नहीं पढ़ना है, हमको ये पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। और सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, आप क्लास 6, 7 के 8 के मैथ में बहुत बार इसको लगाए होंगे और सॉल्व किए होंगे। तो जिनको भी हल्का सा आता होगा तो तुरंत ये कर ले जाएंगे, बहुत बड़ा काम नहीं है इसमें। ठीक है, पहली बात। अब हम बात करते हैं ग्राफिकली मेथड। वह जरा ध्यान से देखिए, ग्राफिकली कैसे सॉल्व किया जाएगा ना, ग्राफिकली कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। हमको मालूम है कि हमारे पास दो लाइन होगा, लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2, ये दो लाइन होंगे। अब ये दोनों लाइन कैसे हो सकते हैं भाई? कहने का मतलब, मान लीजिए हमारे पास ये दो मार्कर है, ध्यान से देखिए, ये हमारे पास दो लाइन है। अब ये दो लाइन को हम कैसे रख सकते हैं? तो जरा ध्यान से देखिए, पहला कंडीशन तो ये हो सकता है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाए। भाई इंटरसेक्ट जरूरी है केवल बीचों बीच करे, कहीं से भी यदि इसको काटेगा तो इसको इंटरसेक्ट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? इंटरसेक्ट बोला जाएगा। तो पहला कंडीशन ये है कि इंटरसेक्ट करें। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये है कि ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाए, है ना, एकदम एक दूसरे के पैरेलल हो। और तीसरा कंडीशन क्या है कि एकदम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए। है, यही तीन कंडीशन हो सकते हैं ना दो लाइन को रखने के, है कि नहीं? आप सोचिए, क्या इसके अलावा कोई चौथा तरीका होगा? दिमाग लगाइए और बताइए, यदि आपके दिमाग में चौथा तरीका आता है तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, हमारे हिसाब से यही तीन तरीका है। पहला, या तो लाइन इंटरसेक्टिंग हो सकती है, या तो पैरेलल हो सकती है, या तो कोइंसिडेंट हो सकती है। यही तीन तरीका पॉसिबल है ना। यदि चौथा आपके नजर में है तो जरूर बताइएगा। क्या कुछ और नहीं इसका कंडीशन? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ग्राफिकल मेथड सॉल्व करेंगे तो हमको तीन ही कंडीशन मिल सकता है, या तो लाइन इंटरसेक्टिंग होगा, या तो लाइन इंटरसेक्टिंग होगा, या तो लाइन पैरेलल होगा, या तो लाइन कोइंसिडेंट होगा। कोइंसिडेंट, ठीक है, अब यही तीन कंडीशन हो सकते हैं। ठीक, अब इन्हीं तीनों कंडीशन को हमको देख के क्या करना है? ग्राफ बना देना है, और ग्राफ बनाने के बाद आसानी से सब कुछ कर लेना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ग्राफिकली स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम अलजेब्रिक मेथड पे आएंगे। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ग्राफिकल मेथड दिखाई दे रहा है। इस ग्राफिकल मेथड में या तो ग्राफ पैरेलल होगी, या तो ग्राफ इंटरसेक्टिंग होगी, या तो ग्राफ कोइंसाइड कर जाएगी। ठीक है, अब चलिए इन तीनों का हम बताते हैं कि कंडीशन क्या है, कब कब ऐसा होगा। ये जो भी हम कंडीशन बताने जा रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है। यदि आप ये कंडीशन एक बार समझ गए ना तो बड़ी आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए, हमें मालूम है कि लाइन 1
और लाइन 2, दो लाइन है, ठीक है। लाइन 1 है a1x प्लस b1y प्लस c1 और लाइन 2 है a2x प्लस b2y प्लस c2, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यही दो लाइन क्या क्या हो सकती हैं तो समझिएगा। यही दो लाइन या तो इंटरसेक्टिंग होंगी या तो पैरेलल होंगी या तो कोइंसिडेंट होंगी, ठीक है। या तो इंटरसेक्टिंग या तो पैरेलल या तो कोइंसिडेंस। कहने का मतलब क्या है कि यदि ये हमारा लाइन 1 है तो जो लाइन 2 होगा वो इसको इंटरसेक्ट करेगा, दिखाई दे रहा है, लाइन 1 लाइन 2, ठीक है। यदि वहीं हम पैरेलल में आए तो यदि ये हमारा लाइन नंबर 1 है तो अब यहां जो लाइन 2 होगा वो एकदम पैरेलल होगा, ठीक है। यदि हम कोइंसिडेंट में आए और ये यदि हमारा लाइन 1 है तो जो लाइन 2 होगा वो ठीक इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, मतलब लाइन 1 और लाइन 2 एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे, एकदम ऐसे, ठीक है। ओवरलैप कर गए, तीसरा कंडीशन पैरेलल है तो दूसरा कंडीशन इंटरसेक्ट कर गए तो पहला, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब हम आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताने जा रहे हैं, क्या कि आप कैसे इन दोनों इक्वेशन को देखते ही तुरंत बता दें कि लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है कि कोइंसिडेंस है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, यदि इंटरसेक्टिंग होगा तो ध्यान से देखिएगा, x के बगल में जो a1 है ये a1 और यहां नीचे x के बगल में जो a2 है ये a2, a1 बाई a2 निकालिए, ठीक। वैसे ही y के बगल में b1 है और y2 के बगल में क्या, इधर नीचे y के बगल में क्या है, b2 है, ये b2 निकालिए। यदि ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं आते हैं, क्या होते हैं, यदि ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं आते हैं, इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। कैसा लाइन है, इंटरसेक्टिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसको देखिए, यदि a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर नहीं है, इट मीन्स आपको वहीं पे रुक जाना है और क्या बता देना है कि लाइन इंटरसेक्टिंग है। कौन सी लाइन है ये, इंटरसेक्टिंग लाइन है। लेकिन यदि a1 बाई a2 और b1 बाई b2 बराबर हो गया तो हम आगे बढ़ेंगे। कहने का मतलब क्या है कि यदि a1 बाई a2 बराबर हो गया b1 बाई b2 के तो हम आगे बढ़ के c1 बाई c2 निकालेंगे, और यदि c1 बाई c2 बराबर नहीं आया, इसका मतलब ये पैरेलल लाइन है। ये कौन सी लाइन है, पैरेलल। a1 by a2 is equal to b1 by b2 but it is not equal to c1 by c2, then this is the condition for the parallel line, ठीक है। अब हम तीसरा में क्या आएंगे कि a1 by a2 निकालेंगे, b1 by b2 निकालेंगे और c1 by c2 निकालेंगे। यदि तीनों बराबर आ गया इसका मतलब ये कोइंसिडेंस लाइन है। कौन सी लाइन है, कोइंसिडेंस। बड़ा आसान है, आप कोफिशिएंट को पकड़िए भाई, ध्यान से देखिए, दो लाइन का इक्वेशन है a1 by a2 b1 by b2 निकालिए। यदि दोनों बराबर नहीं आया तो वहीं पर रुक जाइए, लाइन इंटरसेक्टिंग हो गया। यदि बराबर आ गया तो आगे बढ़िए, c1 by c2 निकालिए। यदि c1 by c2 बराबर नहीं आया तो पैरेलल, बराबर आ गया तो कोइंसिडेंस। कोई दिक्कत? चलिए अब ध्यान से देखिए जरा, एक हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम आपको और बता दें इसी में कि यदि लाइन इंटरसेक्टिंग है तो यहाँ पे केवल एक सॉल्यूशन मिलता है, वन सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन मिलता है, वन सॉल्यूशन। और इसी को यूनिक सॉल्यूशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, यूनिक सॉल्यूशन। यदि केवल एक है तो यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, पैरेलल लाइन में कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। जरा ध्यान से देखिए भाई, जरा ध्यान से देखिए, कहने का मतलब ये दो लाइन है, ये यहां जहां भी इंटरसेक्ट करेगा तो केवल एक ही पॉइंट पर तो इंटरसेक्ट कर रहा है। एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो केवल एक वही पॉइंट सॉल्यूशन होगा इंटरसेक्टिंग के कंडीशन में। किसके कंडीशन में, इंटरसेक्टिंग के कंडीशन में। लेकिन पैरेलल में क्या, तो दोनों लाइन पैरेलल हो गई ना, तो क्या ये कहीं भी एक दूसरे से मिलेंगे, क्या नहीं मिलेंगे। जब मिलेंगे ही नहीं तो सॉल्यूशन कहां से होगा। इसका मतलब यहां पे नो सॉल्यूशन, यहां पे क्या होगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। इस बात को समझिएगा। यदि आप ये दो बात समझ गए तो तीसरा तुरंत बता ले जाएंगे। क्या, एक जगह मिला तो यूनिक हो गया, नहीं मिला तो कुछ नहीं हुआ।
तीसरे में तो एक दूसरे के एकदम ऊपर ही ओवरलैप कर रहा है, इसका हर एक पॉइंट इसके हर एक पॉइंट से टच हो रहा है, दिखाई दे रहा है। ऊपर वाले मार्कर का हर पॉइंट नीचे वाले मार्कर के हर पॉइंट से टच हो रहा है। इट मींस ईच पॉइंट ऑफ दिस एक्स वाई वैल्यू लाइज इन दिस लाइन। समझ में आ रहा है? इसका हर पॉइंट इसके हर पॉइंट को जस्टिफाई करेगा। इसका मतलब यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। कोई दिक्कत? तो ये भी याद रखिएगा, इंटरसेक्टिंग है तो वन सॉल्यूशन या यूनिक, पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है। अच्छा, यहीं पे एक बात हम आपको और बता दें और समझ जाइए कि यदि आपको एक सॉल्यूशन मिले या एक से ज्यादा मिल गया, भाई आप एक रोटी खाइए चाहे एक से ज्यादा रोटी खाइए, खा तो रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो वैसे ही आपको एक सॉल्यूशन मिली या एक से ज्यादा सॉल्यूशन मिले, इसको हम लोग इस चैप्टर में बोलेंगे कंसिस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। जरा ध्यान से देखिएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरसेक्टिंग लाइन कैसी लाइन है? कंसिस्टेंट लाइन है। कैसी है? कंसिस्टेंट, क्योंकि इसमें एक सॉल्यूशन मिला है। ठीक वैसे ही ये भी क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। ये क्यों कंसिस्टेंट हो रहा है भाई? ये इसलिए कंसिस्टेंट हो रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, जबकि ये बीच वाला क्या होगा? ये इनकंसिस्टेंट होगा। ये क्या होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ नहीं मिला। समझ में आ रहा है? भाई जिसमें कुछ नहीं मिलेगा वो इनकंसिस्टेंट हो गया, जिसमें कुछ मिल रहा है वो कंसिस्टेंट हो गया। ठीक है। तो एक बार हम 2 सेकंड के लिए थोड़ा सा किनारे हट जा रहे हैं ताकि आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। देखिए, यदि मैथ पढ़ रहे हैं तो हाथ में कॉपी कलम होना वन ऑफ द मोस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट है ना? तो इसको समझिए। कोई डाउट है तो बोलिए। चलिए, हम आशा करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब इसी को ना हम एक चार्ट के थ्रू समझा देते हैं आपको। ठीक है। वो चार्ट जरा ध्यान से देखिए। ये रहा चार्ट, ध्यान से देखिए। इसको समझ जाएंगे तो समझिए आपको सब समझ में आ गया। जो चीजें हम बताए हैं वही यहाँ पर भी है, कुछ खास नहीं है। ध्यान से देखिए। यहाँ क्या है? हम रेशियो देख रहे हैं। ध्यान से देखिए। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अभी बताए हैं कि यदि a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं हुआ तो कौन सी लाइन? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन है तो कितना सॉल्यूशन? केवल वन सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। और इसी को यूनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिक। और एक सॉल्यूशन मिल रहा है तो ये कैसा हो गया? कंसिस्टेंट हो गया। कैसा हो गया? कंसिस्टेंट। कोई दिक्कत? ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा देखिए, यदि a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों के तीनों बराबर हो गए, इसका मतलब कि पूरा ओवरलैपिंग का कंडीशन हो गया। ओवरलैपिंग का कंडीशन हुआ, इसका मतलब कोइंसिडेंट लाइन हो गया। और कोइंसिडेंट लाइन में हमेशा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलता है। और यहां पर भी सॉल्यूशन मिल रहा है तो ये भी कैसा हो जाएगा? कंसिस्टेंट लाइन हो जाएगी, है ना? तीसरा देखिए, a1/a2 बराबर है लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। और ये उस समय होता है जब ये पैरेलल लाइन बनाए, है ना? और पैरेलल लाइन में कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, नो सॉल्यूशन। और जब कोई सॉल्यूशन है ही नहीं तो ये क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट। तो हम आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब चलिए इसको एक हम आपको क्वेश्चन के थ्रू समझा देते हैं। ठीक है। ये आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। ठीक है। चलिए हम इसको क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। ठीक। सबसे पहले यदि हम इस लाइन की बात करें, इस लाइन में a1 b1 c1 क्या है तो पहले हम यही लिख लेते हैं। देखिए, जो बच्चे एकदम कमजोर है ना, उनको हम एक सजेशन देंगे कि आप लाइन देखते ही a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिख लीजिए, क्योंकि एक बार आप वो लिख लेंगे तो फिर गलती नहीं होगा। नहीं तो कभी कभी बच्चे क्या करते हैं ना, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 लिखते समय गड़बड़ी कर देते हैं। और एक बार आपने a1 b1 c1 ही गलत ले लिया तो क्या आपका आंसर आएगा? नहीं आएगा ना भाई। कहने का मतलब यदि आपने सब्जी में गलत मसाला डाल दिया तो क्या सब्जी अच्छा बनेगा? नहीं बनेगा। इस बात को समझिए। वही ये है। तो यदि हमारे पास पहला इक्वेशन ये है 2x + 3y - y, तो यहाँ पे चेक करिए भाई। देखिए 2x + 3y - 9 है तो यहाँ पे a1 कितना है? a1 हो गया 2। याद रखिएगा x के बगल वाला a1 होता है। b1 कितना है भाई? b1 हमारे पास है 3। और c1 कितना है? तो यहाँ -9 लेना होगा। इस बात को समझिएगा। c1 हो गया -9। कोई दिक्कत? ठीक है।
ऐसे यहाँ चेक कर लेते हैं, x का बगल वाला 4 है, इसका मतलब a2 कितना हो गया 4, b2 कितना हो गया 6 और c2 कितना हो गया -18। c2 कितना हो गया -18। चलिए भाई, हमने a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिख दिया, ठीक है। अब हम चलिए हम रेशियो निकालते हैं और चेक करते हैं कि ये लाइन है कौन सी आखिरकार। तो ध्यान से देखिए, हम निकालते हैं a1 बाई a2। भाई a1 की वैल्यू 2, a1 की वैल्यू 2, b2 की 4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ गया 1/2। कोई दिक्कत? चलिए b1 बाई b2 निकाल लेते हैं भाई, b1 बाई b2, ठीक है। b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये भी 1/2। चलिए अच्छी बात है। हम क्या बताए थे आपसे कि आप a1 बाई a2 b1 बाई b2 निकालिए, यदि बराबर नहीं आया तो वहीं पर रुक जाइए, लेकिन बराबर आया तो आगे बढ़िए। देखिए a1 बाई a2 b1 बाई 2 आ रहा है, b1 बाई b2 b1 बाई 2 आ रहा है, इसका मतलब दोनों बराबर आया तो हम आगे c1 बाई c2 पे चलेंगे। कहाँ चलेंगे? c1 बाई c2 पे। और जरा ध्यान से देखिए और बताइए c1 बाई c2 कितना है भाई। तो c1 है -9 और c2 है -18, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल और 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ये कितना आ गया 1/2। वेरी गुड। इसका मतलब a1 बाई a2 भी 1/2 है, b1 बाई b2 भी 1/2 है और c1 बाई c2 भी 1/2 है। तो यहाँ बच्चा, कमजोर से कमजोर बच्चा भी बता सकता है कि 1/2 1/2 1/2 तीनों एक दूसरे के बराबर है, मतलब ये कंडीशन आ रहा है a1 बाई a2 इज इक्वल b1 बाई b2 एंड इट इज इक्वल टू c1 बाई c2। अब यदि आप हल्का सा भी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें तो खट से कमेंट करके बताइए कौन सी लाइन है ये, कौन सी लाइन है भाई। अब ये हमारा कोइंसिडेंट लाइन हो गया, हुआ कि नहीं? सारा का सारा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। अब ये हो गया कोइंसिडेंट लाइन, ये हो गया कोइंसिडेंट लाइन, और कोइंसिडेंट लाइन का मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब जब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा तो ये हमारा कंसिस्टेंट भी होगा। क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। कोई दिक्कत? तो दिखाई दे रहा है कितना आसान है। एक्सरसाइज 3, तो यहाँ पे हम ग्राफिकली ऐसे ही करेंगे। अच्छा, एक बार ये हो गया उसके बाद हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करना बेहद आसान है, ठीक है। इसको जब हम एक्सरसाइज 3.1 बताएंगे ना, तो वहां पे बड़ी आसानी से एग्जांपल जब बताएंगे तो आपको हम समझा देंगे, ठीक है। अभी अब हम लोग बात करते हैं क्या इसका अलजेब्रिक मेथड कैसे होगा। ध्यान से देखिए, अलजेब्रिक मेथड में हमारे पास दो तरीका है। पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा हमारे पास क्या है? एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। पहला है सब्स्टिट्यूशन और दूसरा है एलिमिनेशन, ठीक है। इसमें से हम एक सवाल उठाते हैं, कोई भी एक, मान लीजिए हम ये वाला करा देते हैं आपको, चलिए ठीक है। हम ये सवाल पिकअप किए और इसका हम दोनों मेथड से करा देंगे, सब्स्टिट्यूशन से भी और एलिमिनेशन से भी, और आप देखिएगा दोनों से आंसर सेम आएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका HW रहेगा, होमवर्क रहेगा। ये आप लोग घर पे ट्राई करिएगा, दोनों मेथड से ट्राई करिएगा, है ना, सब्स्टिट्यूशन से भी और एलिमिनेशन से भी। आप देखिएगा दोनों से आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए हम इसी को कर देते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यही है। हाँ चलिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सबसे पहले हम इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको बताते हैं। कौन सा मेथड बताते हैं? मेथड नंबर 1, सब्स्टिट्यूशन। ध्यान से देखिएगा भाई, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ध्यान देखिए, ये जैसे हम क्वेश्चन कराएंगे ना वैसे ही सारे क्वेश्चन होने हैं। तो एक क्वेश्चन यदि आप समझ जाते हैं तो बाकी तो एज इट इज होना है। देखिए, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। देखिए करते क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड में ना, सबसे पहले स्टेप 1 क्या करते हैं समझिएगा। स्टेप 1 क्या किया जाता है कि इक्वेशन 1 से हम x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y। ध्यान से देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी फाइंड द वैल्यू ऑफ
x और y, या तो x या तो y की वैल्यू इक्वेशन 1 से निकालते हैं, तो चलिए निकाल देते हैं। इक्वेशन 1 था x प्लस वाई इक्वल टू 14, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 माइनस वाई। ठीक है, अब इसको हम इक्वेशन 3 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? इक्वेशन 3। स्टेप 1 हमेशा यही होगा, फर्स्ट इक्वेशन को पकड़िए, वहां से x या y निकालिए और उसको इक्वेशन 3 मानिए। ठीक है, अब स्टेप 2 क्या किया जाएगा? जो हमारा स्टेप 2 होगा, ठीक है, ये जो x की वैल्यू आई है ना, इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। भाई ध्यान से देखिए, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो चलिए हम पुट कर देते हैं। ध्यान से देखिए, x की वैल्यू क्या आया है 14 माइनस वाई, और y तो यहाँ माइनस वाई है ही, इक्वल्स 4, तो ये हो गया 14 माइनस वाई माइनस 2y इक्वल्स 4। माइनस 2y को उधर भेजते हैं, 4 को इधर, तो 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 2y, तो यहां से 2y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10, तो y इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 से हमको y की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे लास्ट एक स्टेप नंबर 3 किया जाएगा। ध्यान से देखिए, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में क्या किया जाएगा? जो y की वैल्यू आई है ना, इसको इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। क्या करेंगे? इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। तो कर देते हैं भाई, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। जरा ध्यान से देखिए, इसको जब इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो कितना आएगा? x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई की वैल्यू 5, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। दिखाई दे रहा है? तो x की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5 मिल गई। ये रहा इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड। ध्यान से समझिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड में मात्र 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप में आपको क्या करना है? इन दोनों पहले में से, पहला इक्वेशन से आपको x या y निकाल देना है। स्टेप नंबर 2 में जो भी x और y आया है उसको इक्वेशन 2 में रखिए तो एक वैल्यू मिलेगा। अब स्टेप नंबर 3 में इसी वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन मेथड से बता देते हैं। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए, सब्स्टिट्यूशन हो गया, एलिमिनेशन देखिए। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 था और x माइनस वाई इक्वल्स 4 था। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 था। अब इसको हम एलिमिनेशन मेथड से बताते हैं। किस मेथड से? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड से बताते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं ना, हम या तो x या तो y, इन दोनों में से किसी एक कोफिशिएंट को बराबर करते हैं। ध्यान समझिएगा, या तो x या तो y, इन दोनों में से किसी एक कोफिशिएंट को बराबर किया जाता है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ x के आगे 1 है और यहाँ भी x के आगे 1 है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो 1 तो ऑलरेडी बराबर है। अच्छा, y के आगे यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो यहाँ y, मतलब यहाँ x और y दोनों के कोफिशिएंट बराबर हैं। यदि बराबर नहीं होता तो हम अपने पास से मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी भी नंबर से जिससे बराबर हो जाए। तो यहाँ बराबर है, तो अब हम क्या करेंगे ना, एक बात आप ध्यान रखिएगा, आप सोचिए आपको इसमें से कैंसिल किसको करना है? y को कैंसिल करना है कि x को कैंसिल करना है? और एक बात यहाँ हम नोट कर दे रहे हैं, नोट पे आप लोग लिख लीजिएगा, क्या कि यदि अपोजिट साइन हुआ तो दो इक्वेशन को ऐड किया जाता है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को क्या किया जाएगा? प्लस किया जाएगा। और यदि सेम साइन हुआ तो दो इक्वेशन को माइनस किया जाता है। क्या किया जाता है? ध्यान से देखिए, माइनस, ये है माइनस किया जा रहा है, और यहाँ क्या किया जा रहा है? ऐड किया जा रहा है। कोई दिक्कत? ठीक है, तो अब सबसे पहले आप ये सोचिए कि आप किसको काटना चाहते हैं, x को कि y को। देखिए, x के आगे भी प्लस, इस x के आगे भी प्लस, दोनों सेम साइन है। यदि सेम साइन है तो आप दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे तब होगा। ठीक है, लेकिन आपके दिमाग में ये आया कि हमको x को नहीं काटना है, हमको y को काटना है। तो y के आगे प्लस, यहाँ y के आगे माइनस। समझ में आ रहा है? तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है,
और यदि अपोजिट साइन है तो फिर इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए, ऑटोमेटिक y कट जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम y को क्या करते हैं, काटते हैं। हमारा विचार है कि y को काटे, तो यदि y को काटना तो नॉर्मली यहाँ इक्वेशन को ऐड करना पड़ेगा। क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि अपोजिट साइन है और अपोजिट साइन में हमेशा ऐड किया जाता है। इसको जैसे ही ऐड करेंगे y से y कैंसिल, और x प्लस x कितना हो गया 2x, 14 प्लस 4 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9, x की वैल्यू कितनी आ गई 9। अब इस x की वैल्यू को कहीं रखिए तो y आ जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए जरा, x की वैल्यू 9 आ गई है। इक्वेशन 1 था क्या हमारे पास, इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, तो x की वैल्यू 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 14, तो y इज इक्वल टू 14 माइनस 9, तो ये आ गया 5। तो y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 9। यहाँ भी y 5 आया है, यहाँ भी y 5 आया है, यहाँ भी x 9 आया है और यहाँ भी x 9 आया है, दिखाई दे रहा है। तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे तो भी जो x, y है वो कितना आएगा 9,5 आएगा। और यदि आप एलिमिनेशन से करते हैं तो भी जो x, y है वो कितना आएगा, भाई x की वैल्यू आया है हमारे पास 9 और y की वैल्यू 5, तो 9,5 यही आंसर आएगा, दिखाई दे रहा है। तो आप एलिमिनेशन से करिए या सब्स्टिट्यूशन से करिए, आंसर सेम आता है। ठीक, अब ध्यान से देखिए, आपको हम बताए हैं कि एक क्वेश्चन हम करेंगे, बाकी ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसलिए इसको आप दोनों मेथड से करिएगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन से भी और एलिमिनेशन से भी। ठीक, तो हम आशा करते हैं आपको ये क्लास समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, हम उसको जरूर दोबारा वापस से समझाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे, एक्सरसाइज 3.1 के एग्जाम्पल्स देखेंगे और टाइम बचा तो क्वेश्चंस भी देख लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप इसको लगाते रहिए। धन्यवाद।